साथियों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल त्रिशूल आरबीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th की साइंस, कक्षा 9th की विज्ञान पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारे, इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, साथ साथ में अपन नोट्स भी लिख रहे हैं। कल वाली क्लास का आधी मिनट में बता देता हूँ। कल आपने अणु के बारे में पढ़ा, परमाणु, द्रव्यमान, मात्रक वगैरह पढ़े, तो ये सब आपने पढ़ लिए। कल आपने अणु अच्छा खासा पढ़ लिया था। अतः इस चैप्टर को आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। आज की हेडिंग मैंने डाल दी है, आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हेडिंग डाल लीजिए परमाणुकता। फिर इसको आगे स्टार्ट करते हैं। क्या होती है परमाणुकता? यदि कल आपने अणु पढ़ लिया तो अणु के आगे की हेडिंग यही रहेगी, परमाणुकता। किसी भी अणु में कितने परमाणु है टोटल गिन लो, वही उस अणु की क्या होती है, परमाणुकता। ध्यान देना, जो भी परमाणुकता होती है वो किसी न किसी अणु की होती है। तो आ जाइए, पहले डेफिनेशन आएगी आपके 9th क्लास में। परमाणुकता क्या होती है? तो किसी अणु में स्थित कुल परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। बहुत ही ज्यादा इजी है, ऐसे तो 5वीं कक्षा में भी नहीं आती है। किसी अणु में, किसमें देखना है, अणु में स्थित क्या निकालने हैं, कुल परमाणु निकाल लो। आप तो सब परमाणु को जोड़ लो, सब जने कितने लोग हैं, मान लो हाइड्रोजन है 3, 2 ऑक्सीजन है तो 3 है तो कितने हो गए, 5, ऐसे सबको जोड़ लेना है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी परमाणुकता। अब मैंने नीचे अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिखे हैं। एनसीईआरटी यही उदाहरण देके पूछती है इनकी परमाणुकता क्या होती है। दोनों साइड लिखे हैं मैंने, ये वाली साइड इसलिए अलग अलग साइड लिखी है मैंने, थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक बता रहा हूँ आपको। ये इधर वाली धातु है और ये इधर वाली अधातु है। एनसीईआरटी ने भी इनको धातु है धातु से अलग अलग लिख रखा है। धातु को तो आप देखते ही पहचान जाओगे, अपने धातु और अधातु सब पढ़ चुके हैं। तो आ जाइए, इनकी परमाणुकता निकालते हैं कि ये प्रकृति में रहते कैसी हैं। ये नॉर्मली प्रकृति में रहते कैसे हैं, जैसे मान लो कोई 2 ऑक्सीजन है, वो 2 के साथ रहती हैं तो उनकी परमाणुकता 2 हो जाएंगी। कुछ लोग हैं वो अकेले ही रहते हैं, उनकी परमाणुकता 1 हो जाएगी। कुछ 4 के साथ रहते हैं, कुछ 6 के साथ रहते हैं, कुछ 8 के साथ रहते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं, फिर और एग्जाम्पल में करवा दूंगा। सोडियम, उदाहरण कौन है, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये चारों धातु है। ध्यान रखना, धातु होती है ना वो अधिकांशतः अकेली ही रहती हैं। ध्यान रखो, धातु होती हैं वो अधिकांशतः है अकेली ही रहती हैं। अधिकांशतः बोला है तो सोडियम है वो ध्यान रखना 1 परमाणुक है। एग्जाम में ऐसे लिखे आएंगे भाई, तो 1 परमाणुक धातु का एग्जाम्पल सोडियम। आयरन भी ध्यान रखना कितना परमाणुक है, 1 परमाणुक। ओके, एल्यूमिनियम 1 परमाणुक। और कॉपर, कॉपर भी क्या होता है, 1 परमाणुक। समझ गए? तो मतलब ये ऐसे पाए जाते हैं, ये सोडियम Na, आयरन Fe, एल्यूमिनियम Al और कॉपर Cu, ये अकेले अकेले पाए जाएंगे, कभी ये जुड़ते नहीं है। ऐसा कमी ऐसा नहीं मिलेंगे Na2, ये ऐसा नहीं मिलते हैं। जैसे ये आयरन है तो आपका Fe2 ऐसे नहीं मिलते हैं, अकेले अकेले मिलेंगे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो धातुएं हैं वो 1 परमाणुक हैं। ध्यान रखना, 4 एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी वाले करवा दिए हैं। उधर वाले आ जाओ, ये सब, ये अपन यहाँ क्या लिख लेंगे, ये सब कौन है, धातुएं हैं। कॉपी में भी आप जरूर लिखोगे ये चारों कौन है, धातु। ओके, मैं पूरे एग्जाम्पल करवा रहा हूं। उधर आ जाओ, ये सब की सब अधातु हैं। अधातुओं के तो मैंने आपको जब आपको लिखाया था कल कि कौन कौन अकेले रहते हैं तो 6-7 वो एग्जाम्पल तो कल ही लिखवा दिए थे कि हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब लोग कैसे रहते हैं, अकेले रहते हैं। उनमें से जो भी नाम है वो अकेले रहते हैं। भाई आर्गन, ये Ar, तो ये कैसा है, 1 परमाणुक। क्लासें आप सीरीज से देखेंगे तो ही समझ में आएंगी ढंग से। हीलियम He कैसे हैं, 1 परमाणुक, 1 परमाणुक। ऑक्सीजन, अब इंपॉर्टेंट आ गया है, ऑक्सीजन ध्यान रखना 2 के रूप में रहती है, यानी O2 के रूप में रहती है। अतः ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसी हो जाएगी, द्विपरमाणुक। या आपको पूछे ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है, 2 होती हैं। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है, 2। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी H2 के रूप में रहता है तो हाइड्रोजन की भी परमाणुकता कितनी हो जाएगी,
द्विपरमाणु के, अर्थात 2 परमाणु होते हैं इसके अणु में, यानी ये तो देखो परमाणु के रूप में ही पाए जाते हैं और ये लोग होते हैं वो अणु के रूप में पाए जाते हैं। सीधी सीधी बात ये है। नाइट्रोजन भी N2 के रूप में रहती है भाई, याद करने पड़ेंगे, द्विपरमाणुक। तो पहले एक परमाणु चल रहे थे, द्विपरमाणु आ गए। क्लोरीन Cl2 के रूप में रहती है, तो ये भी क्या हो गई, द्विपरमाणुक। तो ये चारों कौन हो गई, द्विपरमाणुक। तो ये सारी अधातु हैं, अभी लास्ट में लिख देंगे। फास्फोरस को अच्छे से याद करो, 9th क्लास में ये आ सकता है, ये एनसीईआरटी ने दे रखा है। फास्फोरस 4 जने एक साथ रहते हैं, कितने जने, 4 जने। तो फास्फोरस है P4 के रूप में मिलेगा आपको नेचर में। तो ये चतुर्परमाणुक हो गया, क्या हो गया, चतुर्परमाणुक। ध्यान रखना, ये इसको स्टार लगा रहा हूं भाई, जो जो इंपॉर्टेंट है ये लीजिए। और सल्फर तो बहुत ही बड़े अणु के रूप में रहता है। 8 सल्फर के परमाणु एक साथ मिलकर S8 का निर्माण करते हैं, तो S8 के रूप में रहता है सल्फर। ये लो 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फर किसके रूप में रहता है, S8। तो क्या इसको अष्ट परमाणु लिखूंगा क्या, एनसीईआरटी क्या करती है, 4 तक तो चतुर्परमाणु लिख देती है, बाद वालों को बहुपरमाणुक लिख देती है। वैसे पूछे परमाणुकता तो 8 है, लेकिन इसको बहुपरमाणुक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बहुपरमाणुक। और इसके कोष्टक में लिख दो आप, तो इसकी परमाणुकता कितनी है, 8 है। तो 8 परमाणु है इसमें, 8 परमाणु। तो ले लीजिए आपकी, और ये सब ये इधर वाली हैं, सब की सब आपकी अधातुएं हैं भाई, जो भी एग्जाम्पल देखे आपने, अधातुएं हैं। तो इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। 1 सेकंड के लिए दोबारा देख लो, ये धातु हैं, अकेले परमाणु के रूप में रहती हैं, एक परमाणु हो गई। ये अधातु हैं, अधातुओं में देखो ये आर्गन और हीलियम है, वो तो एक परमाणु के रूप में रहती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन है, वो 2 परमाणु के रूप में रहती है। ये फास्फोरस है वो 4 के रूप में, और सल्फर है वो 8 के रूप में। कई बार बता दिया है, अब आपको ये याद हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिनमें अपन उन अणुओं की परमाणुकता ज्ञात करेंगे, पहले नोट कीजिए आप। ये क्वेश्चन यदि आपने कर लिया तो आपकी परमाणुकता कभी भी गलत नहीं होने वाली। मैंने क्वेश्चन करवा दिया जिसमें आपके एनसीईआरटी के कंपाउंड ही हैं। तो आ जाइए, निम्नलिखित में परमाणुकता ज्ञात कीजिए। ये नीचे जो भी अणु या कोई आयनिक यौगिक या कुछ भी दिया हुआ हो, उसमें आपको क्या ज्ञात करनी है, परमाणुकता। मतलब कितने परमाणु में टोटल हो, गिनने बहुत आसान है। तो कुछ में बस ये याद होने चाहिए कि ऑक्सीजन 2 के रूप में रहती है, तो कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन बता दिया आपको, ऑक्सीजन किसके रूप में रहती है भाई, O2 के रूप में। तो परमाणुकता एग्जाम में कितनी लिख के आओगे, 2 परमाणु है इसमें, एक अणु में 2 परमाणु, तो 2 लिख के आओगे। फास्फोरस कैसे रहता है भाई, P4 के रूप में, तो परमाणुकता कितनी बताओगे, 4, ऐसे लिख के आना है। सल्फर, सल्फर कैसे रहता है, S8, तो इसकी परमाणुकता कितनी बताओ, क्या होगे, 8। ये तीनों मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले भी बता दिए, 3-4 बार बता दिए। फास्फोरस और सल्फर को याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी जो थोड़े से अलग होंगे, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते। अब मैं थोड़े बड़े बड़े करवा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये कोई कंपाउंड है एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4, और इसका कोष्टक में थ्राइस है, तो बोले इसकी परमाणुकता कितनी होगी भाई, ये बताना है। तो देखो सारे परमाणु गिनने, ध्यान रखना, यहां से आ जाओ, कितने परमाणु है, 2 तो एल्यूमिनियम है। कोई ये बता सकता है कि सल्फर कितने होंगे, ध्यान रखना इस पूरे के ब्रैकेट है, तो ये जो नीचे 3 लगा हुआ है ना, ये सबका है। ये S भी 3 से गुणा होगा, ये ऑक्सीजन है वो भी किससे गुणा होगा, 3 से। तो सल्फर है, सल्फर के भी डब्बा लगा हुआ है, तो 3 है, तो सल्फर 3 है। तो एल्यूमिनियम तो ध्यान रखना 2 है, एक बार सब जोड़ते हैं। सल्फर कितने हैं, 3 है, ओके। और ऑक्सीजन अंदर 4 है, और 4 फिर डब्बे में बंद होके 3 है, तो ये गुणा होंगे, 4 3 12 है, ध्यान रखना। ये ऑक्सीजन कितने हैं, 12, 4 वो 3 से गुणा होगा, तो 12 है। अब टोटल जोड़ दो, वही उनकी परमाणुकता हो जाएगी। तो 12 और 3 15 और 2 17, तो ये यहां से आंसर कितने आएंगे, 17। यदि ऐसे क्वेश्चन कर लिए आप तो ये तो नॉर्मल है, बाकी तो। अब आगे वाले आ जाओ, एथेनॉल
कितने कार्बन तो 2 हैं तो 2 ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 6 टोटल जोड़ने हैं। ऑक्सीजन कितना है 1, टोटल परमाणुकता कितनी हो गई 9 हो गई। ये लीजिए आंसर कितने आएंगे 9 परमाणुकता हो गई। अगला आ जाइए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं तो HCO3 के ब्रैकेट में 2 है तो H भी 2 है, ध्यान रखना है H है ये 2, इससे भी गुणा होता है तो कितने हैं H के 2, कार्बन भी कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन के 3 यहाँ लगा हुआ है, 2 बाहर है, 3 दूनी 6 है तो 6 2 8, 8 तो 10 और 1 11। तो ध्यान रखना इसकी परमाणुकता कितनी हो गई भाई 11। ये इधर वाले आपके कंप्लीट हो गए होंगे, ये 3 बड़े बड़े करवा दिए गए हैं आपको। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल जो एसिड होता है H2SO4, कुछ सूत्र भी आपको याद होने चाहिए, सूत्र इसलिए लिखवाए गए हैं कि चलते फिरते इनको भी याद कर लो आप। H2SO4 में हाइड्रोजन तो 2 हैं, सल्फर कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, तो टोटल परमाणुकता कितनी हो गई भाई इसकी 7 हो गई। ये लीजिए हीलियम, अब हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, आर्गन, सोडियम, फेरस वगैरह इन सब की बताई हुई अकेले रहते हैं, एक परमाणुक होते हैं तो ये हीलियम होता है, उसकी परमाणुकता कितनी होती है 1। ठीक है, अमोनिया आ जाओ, अमोनिया NH3, अमोनिया की डिग्री 1, नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन है तो कितनी परमाणुकता हो जाएगी 4 हो जाएगी परमाणुकता। ये देखो नीचे एक फॉर्मूला मैंने अपनी तरफ से डाल रखा है ग्लूकोज। ग्लूकोज पता है अपनी बॉडी में ऊर्जा देने के लिए जो बेसिक पदार्थ है वो कौन होता है ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखा करो, जनरल साइंस का है फॉर्मूला C6H12O6। तो टोटल कितने हो गए रे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है तो टोटल हो गए 24। तो ग्लूकोज की परमाणुकता कितनी हो गई 24। तो ये अभी इनको यदि वैसे बोलना चाहे तो ये द्विपरमाणुक हो गया, ये चतुर्परमाणुक 4 तक तो ऐसे एनसीईआरटी ने लिख रखे हैं, फिर 4 से ज्यादा मानों को बहुपरमाणुक बोल देते हैं। ये बहुपरमाणुक 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 हो गया, बहुपरमाणुक हो गया, एकल परमाणुक हो गया, ये चतुर्परमाणुक हो गया और ये बहुपरमाणुक हो गया। तो कितना हार्ड क्वेश्चन आए, यहाँ से हार्ड कुछ बन ही नहीं सकता, यहाँ परमाणुओं की संख्या गिननी है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको एक अच्छा क्वेश्चन करवा दिया गया है। अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं अपन। कल अणु तो कंप्लीट कर लिया था, कल मैंने बताया था, कल वाली क्लास देख के ही आज वाली क्लास में आए। कल बताया था कि परमाणु है वो या तो आयन बना लेंगे या बना लेंगे, क्या बना लेंगे आयन बना लेंगे या अणु बना लेंगे। तो अणु तो आपने पूरा पढ़ लिया, आज थोड़ा आयन पढ़ने की बारी है। तो आयन को समझेंगे कि आयन बनते कैसे हैं, क्या होता है, कैसे माइनस आता है, कैसे प्लस आता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि 9th क्लास में तुम आयन बनाना सीख गए तो 11th के केमिस्ट्री 12th की केमिस्ट्री में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपके। अब आ जाइए हम पढ़ते हैं आयन क्या होता है। इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि यहीं से आप सीखोगे कि क्या करना है, आयन कैसे बनाते हैं, क्या होता है। तो आयन कल थोड़ा इतना बताया था कि आयन के अंदर कोई भी अणु ही होता है, उसके ऊपर यदि आवेश हो जावे, कोई परमाणु है, कोई अणु है, उन पे यदि कोई आवेश आ जावे, आवेश का मतलब प्लस और माइनस आ जावे, 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, प्लस का और माइनस का। यदि वो आ जाता है, नेट आवेश आ जाता है, तो उसे ही क्या कह देते हैं आयन। तो आवेश आया कहाँ से, क्यों आया, कब आया, तो अब आप हम समझते हैं कि आवेश आता कैसे। तो ध्यान से सुनना, ये कोई भी परमाणु होता है भाई, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, ये कोई परमाणु है, ये परमाणु के अंदर क्या होता है, यहाँ पे नाभिक। इतना समझ में आ गया। इस नाभिक में 2 जने होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक तो P नाम वाला और एक N नाम वाला, याद कर लो, 2 अलग अलग पेन से लिख देता हूं, P वाला और N वाला। N नाभिक में 2 जने बैठे रहते हैं। अब यहां से बेसिक चीजें सीख रहे हैं। P का मतलब ध्यान रखना भाई, P का मतलब कौन होता है, प्रोटॉन। ओके, याद हो गया। तो P का मतलब प्रोटॉन होता है और P यानी पॉजिटिव, P से पॉजिटिव भी बनता है। तो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब कैसा होता है, धनात्मक कण है, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी छोटे छोटे आते हैं,
परमाणु में पाए जाने वाला धनात्मक कण कौन है? प्रोटॉन। कहाँ पाया जाता है रे? नाभिक में पाया जाता है। याद हो गया? ठीक है। ये जो P का मतलब लिख लिया प्रोटॉन। N का मतलब कौन है? N का मतलब होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, नाम में न्यूट्रॉन है यानी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना तो प्लस का है ये, ना माइनस का है, यानी आवेशित कण नहीं है। याद रखना, तो ये आवेशित कण नहीं है। याद हो गई छोटी छोटी बातें। ये डायग्राम आपको भी कॉपी में बनाना है। P प्रोटॉन पॉजिटिव हो गया, जो धनात्मक प्रकृति का होता है, ये खुद है ना प्लस का आवेश लेके चलता है। N है वो न्यूट्रॉन हो गया, ये आवेशित नहीं है, न्यूट्रल है, अर्थात इस परमाणु को आवेशित करने में इसका कोई योगदान नहीं है। अब ध्यान रखते हैं कि बाहर की तरफ ये कक्षाएं होती है। यहाँ पे क्या होती है? परमाणु की कक्षाएं। जैसे ये कक्षा है, इस कक्षा के अंदर एक जना घूमता रहता है। कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, इन कक्षाओं में घूमता रहता है। मैं लिख देता हूं, ये क्या है? कक्षाएं। ये यहाँ पे क्या है? आपकी नाभिक। बेसिक से पढ़ रहे हैं एकदम। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन है वो अपनी तरफ ऐसे खींच के रखता है। बस खींच के रखने का मतलब है इसको ऐसे कहीं बाहर नहीं भागने देता, ताकि ये गोल 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 घूम सके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, इस ई को क्या कहते हैं रे? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस का होता है यानी ऋणात्मक होता है, यानी ये निगेटिव होता है। तो ये लीजिए नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव को क्या बोलूं? ऋणात्मक कण। ये लीजिए, आ जाइए वापस से देखते हैं। P पॉजिटिव, N न्यूट्रल, न्यूट्रॉन आवेशित करनी है, E इलेक्ट्रॉन नाम में मिलते जुलते नेगेटिव होते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे। यदि ये तीनों याद हो गए, अब आप सोचो इस पूरे पे आवेश किन की वजह से आता है? तो ध्यान रखना, ये प्रोटॉन है प्लस का आवेश लेके चलता है, इलेक्ट्रॉन है वो माइनस का लेके चलता है। जब भी आप किसी परमाणु को उठा के देखोगे तो वो लगभग परमाणु उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब उनपे ना प्लस दिखता है ना माइनस दिखता है। इसका कारण क्या है? तो अपन एक उदाहरण लेके चलते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु। क्या लेके चलते हैं? ऑक्सीजन का। चलिए बात करता हूं मैं। ये मैंने इसको नीचे बनाया एक ऑक्सीजन का परमाणु, यहां पे नाभिक बनाई। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है बताओ? कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। तो उसमें ध्यान रखना 8 ही तो प्रोटॉन होते हैं, और 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो कितने प्रोटॉन हैं? ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं किसके परमाणु का, ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। ऑक्सीजन का परमाणु है, तो यहाँ पे नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो इनके अंदर P भी है, यानी प्लस वाले कण भी पड़े हैं परमाणु के अंदर, और माइनस वाले कण भी पड़े हैं। फिर भी इस पे टोटल आवेश देखोगे ना आप कुल, तो वो 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस का लेके चलते हैं, प्रोटॉन प्लस का लेके चलते हैं, लेकिन ये आवेश है वो सेम मान का होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद करो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद करवाता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जा? 8 इलेक्ट्रॉन पे आवेश, पहले वो याद करवाते हैं। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम, याद करो। और वो भी किसका होता है? माइनस का। ये सब याद करने वाली डाटा है भाई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। तो ये हो गया माइनस का आवेश होता है। और प्रोटॉन पे कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश प्लस का होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। देखो दोनों पे आवेश का मान तो सेम है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो बराबर आवेश लेके जा रहे हैं, बस उनकी प्रकृति अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन तो माइनस का लेके जा रहा है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और ये प्रोटॉन है वो प्लस का लेके जा रहा है। अतः ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, प्लस और माइनस भिड़ के कितने हो जाते हैं? 0।
समझ में आई बात। तो यहाँ अब आ जाओ, यहाँ पे 8 ही तो इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉनों का आवेश माइनस का और 8 प्रोटॉनों का आवेश प्लस का, लेकिन बराबर बराबर है, तोल दोनों का बराबर है, तो प्लस वाले माइनस वाले को काट देते हैं, दोनों कट के 0 हो जाते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे कुल आवेश, इस पूरे परमाणु पे कुल आवेश तुम्हें कितना प्राप्त होगा? 0। और जब भी 0 आवेश प्राप्त होता है टोटल कट कटा के, तो उसे ही उदासीन परमाणु कहते हैं भाई। कौन सा परमाणु कहते हैं? उदासीन। तो जब भी तुम ये परमाणु पकड़ के देखते हो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सबको एक बार पकड़ के देखते हो तो इन लोगों पे कोई आवेश नहीं पाया जाता, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इन पे क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो जो प्लस का जितना आवेश होता है उसके अंदर उतना ही उसके अंदर माइनस का होता है, तो दोनों कट कटा के अपने आप को 0 कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पूरा परमाणु उदासीन कहलाएगा। ध्यान रखना, अंदर आवेश तो है बट वो कट कटा के 0 हो जाते हैं, अतः पूरा परमाणु उदासीन कहलाएगा। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी परमाणु उदासीन कैसे होता है। तो कोई भी पूछे उदासीन कैसे हो सकता है, तो आपको एक ही रिप्लाई देना है कि उदासीन होने का कारण यह है कि उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर बराबर हैं, इसके कारण कुल आवेश कितना है? 0। अब यदि इन संख्याओं को तुम बिगाड़ दो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाए अंदर, तो अपने आप आवेश पैदा हो जाएगा। वो अपन अभी आगे सीखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए प्रोटॉनों से तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम हो जाए तो क्या होगा। ये इतनी चीजें आप अपनी कॉपी में अलग से कहीं बना सकते हो या रफ कॉपी में बना के याद कर सकते हो। कुछ याद करने वाली चीजें हैं, ये याद करने वाली चीजें हैं कि किस पे कितना आवेश होता है, कौन कहाँ पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश नेगेटिव होता है लेकिन कितना नेगेटिव होता है? माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम क्या है? जैसे द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, वैसे ही आवेश को मापने की जो इकाई है, मात्रक है, वो कूलाम है। तो ये आगे का जो कूलाम है इसको C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आगे लग रहा है कूलाम, वो मात्रक है। ध्यान रखना भाई, आवेश का मात्रक कोई पूछ ले तो कूलाम हो गया। प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यदि किसी भी परमाणु में, अणु में यदि कुल आवेश 0 है, इसका मतलब क्या है? उस परमाणु या अणु में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, जिसके कारण वो उदासीन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कोई असर नहीं पड़ता आवेश पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के पास खुद के पास ही आवेश नहीं होता है, अतः वो उसके आवेश को निर्भर नहीं रहते हैं। इतना आप लिखिए, डायग्राम बनाइए। अब आप उदासीन परमाणु को समझ गए तो आवेश वाले को बहुत ही समझना आसान है। देखो यदि अब इन दोनों की संख्या बिगाड़ते हैं, अपन बिगाड़ के देखते हैं। ऑक्सीजन का ही उदाहरण लेता हूं। किसका उदाहरण ले रहा हूं मैं फिर से? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन, ये लिखना नहीं है, ये समझना है भाई। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने थे? 8 प्रोटॉन। तो ये दोनों कट के, ये माइनस का ये प्लस के, तो कट के क्या हो जाता था? उदासीन परमाणु हो जाता था, उदासीन हो जाता था। ठीक है, अब एक कंडीशन लेता हूं मैं, लिखने नहीं है ये चीजें। यदि ऑक्सीजन एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, बहुत डीप तरीके से बता रहा हूं आपको, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे। कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों त्यागा, प्रोटॉन क्यों नहीं त्यागा? तो ध्यान रखना, प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर पड़े हुए रहते हैं, बहुत गहराई में है, वो आसानी से बाहर नहीं निकाले जा सकते, नहीं प्रोटॉन आसानी से डाले जा सकते हैं। वो नाभिकीय विक्रियाएं होती हैं, वो आप 12th क्लास के आसपास पढ़ोगे। तो आप इलेक्ट्रॉनों को ही आसानी से बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं ना, तो उनको आप आसानी से कोई ऊर्जा दे देते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। और कोई इलेक्ट्रॉन डाला भी जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की छेड़छाड़ करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो आ जाइए, यदि ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, ठीक है, यानी बाहर निकाल देता है। तो अब बताओ, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां सिर्फ समझने के हिसाब से, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 8 इलेक्ट्रॉन थे भाई, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7 इलेक्ट्रॉन।
कितने बचे 7। तो ये माइनस का आवेश कितना बचा, माइनस का 7। एक बार के लिए ऐसा मान लेता हूं कि एक जने के पास माइनस का 1 है, तो 7 जने माइनस लेके घूम रहे हैं। ठीक है, 7 जने माइनस लेके घूम रहे हैं। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है भाई, प्रोटॉनों से तो आपने छेड़छाड़ ही नहीं करी, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर पड़े हैं। प्रोटॉन अभी कितने हैं 8। तो अब प्लस का कितना, प्लस लेके कितने जने घूम रहे हैं, 8 जने प्लस लेके घूम रहे हैं, 7 जने माइनस लेके घूम रहे हैं। तो 7 माइनस है वो 7 प्लस को तो कैंसिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे, आपको बताया था बराबर होता है दोनों पे। तो 7 माइनस है वो 7 प्लस को कैंसिल कर देंगे, तो जीतेगा कौन, प्लस का 1 फिर भी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, क्योंकि प्लस के तो 8 हैं, माइनस के तो 7 ही हुए, तो प्लस का 1 बच जाएगा। तो अब ये ऑक्सीजन है ना, अब उदासीन नहीं कहलाएगा, वो ऑक्सीजन के टोटल के ऊपर एक आपको आवेश दिखाई देगा। तो ये जैसे ऑक्सीजन है, अब उसके ऊपर आपको ऐसे दिखाई देगा +1। ये मान लो ऑक्सीजन है, ये O है, और इस पे क्या दिखाई देगा +1। और इसी आयन, अब इसको क्या बोलेंगे, अब इसको परमाणु ने बोल के नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे, आयन बन गया भाई। ये क्या बन गया है, आयन। पहले था उदासीन परमाणु, अब ये आयन बन गया है। और कौन सा आयन बना है, तो आप कह सकते हो ये धनात्मक आयन बना है। कौन सा आयन बना है, धनात्मक आयन। तो अब समझो परमाणु को यदि धनात्मक आयन बनाना हो तो क्या करोगे रे, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दोगे। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो +1 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो +2 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो +3 आ जाएगा। तो एक बात याद कर लो, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अर्थात मैं बोल सकता हूं यदि किसी परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस परमाणु पर धनावेश आ जाता है, वो धनात्मक आयन बन जाता है। तो कुछ ऐसा याद करो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव व्यक्ति छोड़ के चला गया तो पीछे प्लस छोड़ के चला जाएगा, तो नेगेटिव व्यक्ति जाने के बाद में पॉजिटिविटी आ जाती है। तो आप कह सकते हो भाई कि इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाने के बाद में पीछे धनावेश बच जाता है, धनात्मक आयन बच जाता है। ये छोटी छोटी लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला केस समझ में आ गया होगा कि यदि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो वो कैसा बन जाएगा, आयन बनेगा, और आयन भी कैसा बनेगा, धनात्मक आयन। तो ये आप चाहो तो कोई रफ कॉपी में लिख सकते हो ऐसे, बाकी ये समझाने के हिसाब से फिर आयन को अपन एक साथ लिखेंगे, तो ये सारे गुण एक साथ डालूंगा मैं। तो अभी के लिए आप समझ लो। दूसरा केस क्या पॉसिबल है, दूसरा केस, अब की बार मैं इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहा भाई, इलेक्ट्रॉन डाल दिया, या ऐसा कह दूं कि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। यदि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, क्या कर ले, ग्रहण, ग्रहण का मतलब प्राप्त कर ले, ग्रहण कर ले, तो क्या हो जाएगा बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे। उदासीन परमाणु की बात हो रही है, उदासीन वाला एक एक्स्ट्रा ले ले इलेक्ट्रॉन कहीं से, तो मैं क्या कहूंगा, अब इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी रे, 8 तो पहले से थे और 1 अब आ गया, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये 9 के 9 जने क्या लेके घूमते रहते हैं, माइनस। तो एक बार ऐसा याद रखूं कि माइनस के 9 व्यक्ति हैं इनके पास, माइनस के 9 व्यक्ति हो गए। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉनों के साथ तो मैंने छेड़छाड़ी नहीं करी है, तो प्रोटॉन तो अभी भी कितने ही हैं, 8 हैं, 8 हैं, तो प्लस के 8 व्यक्ति घूम रहे हैं। अब उस परमाणु में माइनस के तो 9 घूम रहे हैं, प्लस के 8 घूम रहे हैं, तो प्लस के 8 और माइनस के 8 तो आपस में भिड़ के मर जाएंगे। बच गया कौन, माइनस का 1 एक्स्ट्रा बचा है कि नहीं बचा, ये लीजिए माइनस का 1। अब की बार कुछ सिचुएशन अलग हो गई, ये कोई ऑक्सीजन का परमाणु है, अब इसको उदासीन नहीं बोलूंगा, इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, -1, यानी अब ये आयन, ये क्या बन गया है, आयन बन गया है, और आयन भी कौन सा बन गया है, ऋणात्मक आयन। कैसा आयन बन गया है,
ऋणात्मक आयन बन गया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यदि 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूं इसके अंदर या ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो माइनस का 2 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो माइनस का 3 आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले माइनस का 4 आ जाएगा। तो 2 लाइनें निकल के आई मैन, तो यहाँ पे 3 लाइनें मान लो। उदासीन क्यों होता है परमाणु? तो आप कहोगे उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जब तक समान रहेगी तब तक वो परमाणु है वो उदासीन रहेगा। तो बोले प्लस कैसे बनेगा? तो बोले माइनस वाले को बाहर निकाल दो। तो माइनस वाला मतलब इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर निकाल दिया आपने, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो परमाणु आयन कैसा बनेगा? प्लस वाला बनेगा। और बोले माइनस वाला कैसे बनेगा? तो बोले माइनस वाले को डाल दो। तो माइनस वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यदि किसी परमाणु को दे दिया गया या इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु ने ग्रहण कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो तीनों चीजें समझ में आ गई होगी कि कोई भी परमाणु उदासीन कैसे होता है, कोई भी परमाणु प्लस का कैसे बनता है और कोई भी परमाणु माइनस का कैसे बनता है। अर्थात तुमने सीख लिया है आयंस का निर्माण कैसे होता है। अब ये जो मैंने हेडिंग लगाई थी आयन क्या होता है, उसको अपन 5-6 पॉइंट लिख के अच्छे से एग्जाम में समझा के आ सकते हैं। मैंने आपको बेसिक से उठा के पूरा बता दिया है कि आयन बनते कैसे हैं। तो अब मैं लिख देता हूं, तब तक आप इसको आप लिख सकते हो रब कॉफी में। ये लीजिए, मैंने आयन क्या होता है उतना समझाने के बाद में 15 मिनट समझाने के बाद में कितनी लाइन लिखी है? 1 2 3 4 5 लाइन लिखी है जो आपको आनी चाहिए। बट ये 5 लाइनें समझाने के बाद में ही अच्छे से समझ में आ रही है। ध्यान देना, आयन क्या होता है एग्जाम में आए तो आयन एक ऐसा परमाणु हो सकता है, कोई अणु हो सकता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, कुल आवेश विद्यमान होता है। अंदर आवेश तो सबके ही होते हैं लेकिन बाहर यदि दिख रहा है आवेश तुम्हें तो वो ही होता है नेट आवेश। कुल जोड़ तोड़ के यदि नेट आवेश आ जाता है, नेट आवेश, तो वही क्या होता है? आयन होता है। आयन एक ऐसा परमाणु अणु होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, Na+, सोडियम के ऊपर प्लस है, Cl-, SO4-2। ऐसे ऊपर की तरफ यदि कोई नेट आवेश दिख रहा हो आपको, ऐसे नेट आवेश दिख रहा हो तो ये लोग क्या कहलाएंगे? आयंस कहलाएंगे। ओके, आ जाओ अगला। कोई कण उदासीन तब होता है, उदासीन न्यूट्रल तब होता है जब कण में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर। बता दिया, यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर है तो वो कण उदासीन होगा भाई। दूसरा बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तीसरा, जब कण इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, कण ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया या आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम पड़ गई तो प्लस वाले हावी हो गए तो कण धनात्मक हो जाएगा। या ऐसे याद करो, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो नेगेटिव व्यक्ति छोड़ के चला गया तो पीछे क्या बच जाएगा? पॉजिटिव। तो जब कण इलेक्ट्रॉन त्याग देता है अर्थात इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाते हैं तो कण है वो कैसे हो जाएंगे? धनावेशित। या आपके ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो धन आवेशित हो जाता है। समझ में आ गया? आ जाइए अगला, इसका उल्टा। जब कण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अर्थात इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, एक ही बात है। ग्रहण करता है, माइनस वाला व्यक्ति और आ गया है, नेगेटिव और नेगेटिव हो गया है मामला, तो अपन क्या कहेंगे? कण कैसा होगा? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, प्लस वाले लोग कम पड़ गए हैं, तो हावी कौन हो जाएगा? माइनस वाले। तो जो आपका कण है वो कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाता है। तो 4 लाइनें बहुत ही शानदार है, चारों लाइनें बहुत ही अच्छे से आप लिख सकते हो। 5वीं लाइन नॉर्मल ऐसे लिखी हुई है, किसी कण पर धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेश हो सकता है। कोई तीसरे प्रकार का कोई आवेश नहीं हो सकता, या तो प्लस का होगा या माइनस का। तो ये 5वीं लाइन तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है याद करने लायक, बट 4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से अब अपन कल आयनिक यौगिकों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, कुछ यौगिक बनाना सीखेंगे। तो ये बाकी क्लास कल होगी। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो 9th क्लास में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको शेयर करें। ये जनरल साइंस वाले भी हैं तो इनको आप फैमिली ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं, नॉलेजेबल हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।